क्लास 11th में आपने कॉमर्स लिया है तो आपका ये पूरा साल काफ़ी स्ट्रगल भरा होगा क्योंकि आपके पास ऐसे सब्जेक्ट्स होंगे जो आपने पहले कभी नहीं पढ़े हैं। उसमें से ही एक सब्जेक्ट है अकाउंटेंसी और इसकी तो एबीसीडी भी आपने पहले कभी नहीं पढ़ी होगी। तो इसमें अच्छा परफ़ॉर्म करने के लिए सबसे पहली ज़रूरी बात ये है कि आपको इसका सिलेबस अच्छे से पता होना चाहिए क्योंकि 11th में एनसीईआरटी के बुक्स के साथ-साथ ज़्यादातर रेफरेंस बुक से प्रिपरेशन की जाती है और उसमें बहुत सारा आउट ऑफ द सिलेबस भी होता है। अगर आपको सिलेबस नहीं पता होगा तो कई बार आप ऐसे टॉपिक्स पढ़ लेते हो जो आपके एग्जाम में आएँगे ही नहीं और जो एग्जाम में आते हैं वो आपसे छूट जाते हैं। तो इसीलिए हर सब्जेक्ट का सिलेबस आपको ज़रूर पढ़ना है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं अकाउंटेंसी के सब्जेक्ट की। तो आपका जो अकाउंटेंसी का सिलेबस है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इसमें आप रूल्स एंड रेगुलेशन पढ़ते हो कि किस तरीके से बिज़नेस का जो प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के लिए हम किस प्रकार से बुक्स को प्रिपेयर करते हैं। और फिर उन सब बुक्स को प्रिपेयर करने के बाद फाइनल में किस तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस को निकाला जाता है वो आप पार्ट बी में पढ़ोगे। तो यहाँ पर देख सकते हो आपका पार्ट ए भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहले थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क यानी इसमें सिर्फ और सिर्फ थ्योरी पढ़ोगे कि रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या होते हैं। फिर आप प्रोसेस पढ़ोगे कि किस तरीके से अकाउंटिंग की बुक्स प्रिपेयर की जाती हैं यानी बिज़नेस में किस तरीके से लेन-देनों को लिखा जाता है। उसका प्रोसीजर क्या होता है। तो थ्योरी आपकी 12 नंबर की है और ये प्रोसीजर आपका 44 मार्क्स का है और इसमें भी कई सारे थ्योरी के टॉपिक्स होते हैं जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। और जो फाइनल अकाउंट्स है वो आपका है 24 मार्क्स का और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब हम एक एक करके देख लेते हैं कि किस चैप्टर में आप क्या क्या पढ़ोगे। तो बात करें हम थ्योरी के तो इसमें कई सारे चैप्टर बनते हैं। पहला चैप्टर है अकाउंटिंग। इसमें आप पढ़ोगे कि अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है, इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, इसके एडवांटेजेस क्या हैं, इसके लॉस क्या हैं, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन किस तरह की होती है, उसके यूजर्स कौन-कौन से होते हैं। जो भी अकाउंटिंग आप करते हो मतलब बिज़नेस में जो भी लेन-देन हो रहे हैं, उसको एक प्रॉपर तरीके से लिखना और फिर उस इन्फॉर्मेशन से किसी भी बिज़नेस का 1 साल का या फिर 2 साल का जो भी उसका अकाउंटिंग पीरियड होता है, उसमें कितना प्रॉफिट रहा या फिर कितना लॉस रहा, वो सब निकालना। तो यही क्या होता है अकाउंटिंग होती है। तो इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, किन चीज़ों को हमें ध्यान में रखना चाहिए अकाउंटिंग करते समय, तो ये सब बेसिक चीज़ें आप इसमें पढ़ोगे। उसके बाद आता है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। देखिए अकाउंटिंग को हम बिज़नेस की भाषा भी कह सकते हैं। भाषा का मतलब क्या है कि हर एक ऑब्जेक्ट के लिए अलग-अलग नाम होते हैं, जैसे कि हिंदी में हम किताब को किताब बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में इसको बोलते हैं बुक। तो सिमिलरली बिज़नेस में भी जो कई सारी चीज़ें होती हैं, उनके अलग से नाम होते हैं। तो वो नाम क्या-क्या होते हैं, जैसे कि लायबिलिटी, लायबिलिटी मतलब अगर बिज़नेस में हमने उधार लिया हुआ है, तो उसको लायबिलिटी बोलेंगे। तो ये शायद टर्म आपको नहीं पड़ी होंगी। तो डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स क्या होते हैं, उनके क्या नाम होते हैं, उनका क्या मीनिंग्स होते हैं, वो सब आप इससे पढ़ोगे। उसके बाद आ जाता है आपका फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन। ये गाइडलाइंस होती है यानी जब आप अकाउंटिंग करोगे, जैसे कि अगर आप डेट वाइज लिख रहे हो लेन देनों को बिज़नेस में, तो उसका क्या रूल होगा, किसको किस तरीके से लिखना है, बिज़नेस की जितनी भी कॉस्ट है उसको किस तरीके से लिखना है, बिज़नेस की जितनी भी इनकम्स होंगी उसको किस तरीके से लिखना है। तो ये जो गाइडेंस होते हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, वही सब आप इसमें पढ़ोगे और ये रूल्स एंड रेगुलेशन को अलग-अलग कैटेगराइज्ड किया गया है, उनको हम कांसेप्ट्स बोलते हैं, जैसे कि बिज़नेस एंटिटी कांसेप्ट। इसके बेसिस पर आपको गाइडेंस मिलेंगी कि किस तरीके से हम अकाउंटिंग प्रोसेस करते हैं। तो ये सारे कांसेप्ट्स पढ़ोगे आप, मनी मेजरमेंट, गोइंग कंसर्न कांसेप्ट, ये सब जब वीडियोस बनाएंगे तो उसमें आपको बहुत इजीली इसको समझ में आ जाएगा। उसके बाद आता है सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आप पढ़ोगे कि अकाउंटिंग लिखने के 2 तरीके होते हैं, एक तो कैश बेसिस और दूसरा होता है एक्रूअल बेसिस। कैश बेसिस का मतलब है कि जब कभी भी लेन-देन होता है और कैश ट्रांजैक्शंस होता है, सिर्फ तभी लिखा जाता है उसको। अगर पेमेंट नहीं हुई है तो नहीं लिखा जाएगा। उसके बाद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ये बिल्कुल रूल्स होते हैं जो फॉलो करने ही करने होते हैं। ये ज्यादातर कंपनीज के लिए एप्लीकेबल होते हैं। तो ये रूल्स भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ये आप पढ़ोगे। फिर जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये इसके बारे में सिर्फ बेसिक पढ़ोगे, बहुत ज्यादा डिटेल में इसमें आपको नहीं जाना है। फिर आ जाता है आपका अकाउंटिंग प्रोसेस, यहाँ से एक्चुअल आपकी अकाउंटिंग स्टार्ट होती है। वाउचर्स क्या होते हैं, देखिए ये डॉक्यूमेंट्स होते हैं, सबूत होते हैं किसी भी लेन देन के। जब कभी भी आपने ध्यान दिया होगा कि जब आप बाजार से आप खरीदते हो कुछ, तो आपको कैश मेमो यानी स्लिप मिलती है जिसमें ट्रांजेक्शन की डिटेल लिखी हुई होती है कि आपने किस डेट को कितना सामान खरीदा है, उसकी क्या क्या क्वांटिटी रही है, कितना प्राइस है, एक्सेट्रा। तो ये सब क्या कहलाते हैं, वाउचर्स कहलाते हैं। तो ये वाउचर्स बिजनेस के लिए एक सोर्स डॉक्यूमेंट्स होते हैं यानी ट्रांजेक्शन के प्रूफ होते हैं। तो इन्हीं के बेसिस पर आगे चल के लेन देनों को बुक्स में लिखा जाता है। तो ये सोर्स वाउचर्स क्या होते हैं, इनको किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है, अगर किसी ट्रांजेक्शन में कोई वाउचर नहीं है तो उसको बिजनेस में किस तरीके से बनाया जाएगा, यही सब आप इसमें पढ़ोगे। फिर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। अगर आपने ये नहीं किया और ये आपको समझ में नहीं आया तो बिलीव मी आपको पूरी अकाउंटिंग कभी भी समझ में नहीं आएगी। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ये आपको अच्छे से पढ़ना है। इसकी एक वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है जिसके मिलियंस में व्यूज हैं। अगर उस वीडियो को आप देखते हो तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा।
लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके बाद आता है कि ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना, कि बिजनेस में जितने भी लेन देन हो रहे हैं उसको किस तरीके से लिखना है। और जब हम लेन देनों को लिखते हैं यानी बिजनेस की ट्रांजेक्शन को लिखते हैं तो अलग अलग बुक्स में लिखते हैं। उन बुक्स को हम बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री कहते हैं। ये अलग अलग तरह की होती है, जैसे कि कैश बुक जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ कैश एंट्री करते हैं। उसके बाद आती है परचेज बुक, यानी उधार खरीदे गए माल की एंट्री होती है। सेल्स बुक में उधार बेचे गए माल की एंट्री होती है। अगर माल खरीदा गया वापस करना पड़ रहा है किसी रीजन से तो उसकी एंट्री परचेज रिटर्न बुक में होगी। और अगर बिका हुआ माल वापस आ गया तो उसकी एंट्री सेल्स रिटर्न बुक में होगी। और कोई भी एंट्री एक बच जाती है तो वो आ जाती है जनरल प्रॉपर में। तो ये सभी बुक्स आप बनाना सीखोगे, इसमें किस तरीके से एंट्रीज होती हैं वो सभी आप सीखोगे। अगर आपकी बुक में जीएसटी नहीं है, आपने पुरानी बुक ली हुई है, तो ये टॉपिक आप कहीं से देख लेना, तो ये वाला टॉपिक भी आपका इंक्लूडेड है सिलेबस में। फिर आ जाता है लेजर पोस्टिंग। लेजर क्या होता है, देखिए आपने बुक्स में लिख तो लिया लेकिन इसमें सारे लेन देन एक डेट वाइज लिखे हैं। लेकिन अगर हमें पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन चाहिए, जैसे कि माना राम से कितना हमें लेना है या देना है, तो राम की जितनी भी ट्रांजेक्शन होगी एक अलग पेज में लिख दी जाएंगी। उस पेज को हम बोलेंगे राम अकाउंट, और जब हम उस पेज पर लिखेंगे तो इसी को हम बोलेंगे लेजर पोस्टिंग। तो ये आप अच्छी तरीके से सीखोगे। फिर आ जाएगा बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। देखिए बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट क्या होता है, आपने बैंक में अकाउंट खोला हुआ है और आप बैंक में डिपॉजिट करते हो, निकालते भी हो। आपने वो एंट्री अपने पास भी लिख कर रखते हो कि मैंने बैंक में 10,000 रुपए जमा किए, कल मैंने 5,000 रुपए निकाल लिए, तो बैंक में होने चाहिए 5,000 रुपए। लेकिन आप क्या देखते हो कि बैंक की पासबुक में है तो 4,500 रुपए शो कर रहा है, तो वो 500 रुपए का डिफरेंस कहाँ से आया? हो सकता है कि वो 500 रुपए का डिफरेंस बैंक ने चार्ज कर लिया हो। तो उसको मैच करने के लिए ही क्या बनाया जाता है, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, यानी बैंक की पासबुक और आपके पास जो कैश बुक है, उन दोनों का जो बैलेंस है उसको मैच करने के लिए हम बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनाते हैं। तो इसके क्या रूल्स हैं ये सब आप इसमें पढ़ोगे। फिर आ जाता है डेप्रिसिएशन। देखिए बिजनेस में जितनी भी वस्तुएं होती हैं, जैसे कि प्लांट हो गया, मशीनरी हो गया, फर्नीचर हो गया, समय के साथ साथ उसमें कमी होती रहती है, यानी उसकी वैल्यू में कमी आती रहती है, तो उसी को बोलते हैं डेप्रिसिएशन। इसके और भी कई रीजन होते हैं जो आप चैप्टर में पढ़ोगे। तो डेप्रिसिएशन क्या होता है, इसको लिखते कैसे हैं बिजनेस में, अकाउंटिंग में, ये सब रूल्स एंड रेगुलेशन पढ़ोगे। और इसके साथ ही एक दूसरी टर्म होती है डिप्लेशन एंड अमोर्टाइजेशन। ये दोनों डिफरेंट होती है लेकिन कई बार कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं। डेप्रिसिएशन जैसी दिखती तो है लेकिन होती नहीं है, तो ये भी आप इसमें पढ़ोगे। और जो डेप्रिसिएशन है उसके लिखने के क्या मेथड है, एसएलएम यानी स्ट्रेट लाइन मेथड, और रिटन डाउन वैल्यू मेथड डब्ल्यूडीवी, ये पढ़ोगे। इसके साथ जो चेंज मेथड आएगा, यानी पहले कोई फर्म एसएलएम से डेप्रिसिएशन चार्ज कर रही थी, फिर नेक्स्ट ईयर से वो डब्ल्यूडीवी चार्ज कर रही है। अगर इस तरीके के क्वेश्चंस आपकी बुक में है तो वो आपको नहीं करने हैं, तो ये चेंज मेथड आपकी सिलेबस में नहीं है। फिर आ जाता है डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करने के मेथड क्या है, यानी चार्जिंग टू एसेट अकाउंट और क्रिएटिंग प्रोविजन, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आता है। इसके बाद डिस्पोजल ऑफ एसेट, यानी जब एसेट को हम खत्म करते हैं, उसको जब खराब हो जाती है बिजनेस में तो हम उसको निकाल देते हैं बिजनेस से, तो उसको किस तरीके से ट्रीट करते हैं, तो उसका फाइनल अकाउंट किस तरीके से बनता है, ये सब आप इसमें सीखोगे। फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो जाता है आपका प्रोविजंस एंड रिजर्व्स। देखिए आपने कई बार पर्सनली क्या किया होगा कि आपको फ्यूचर में कुछ खर्चा करना है, जैसे कि आपको फोन लेना है, एक्सपेंसिव फोन लेना है, तो कभी कभी क्या करते हो आप, एक अलग से गुल्लक रख लेते हो, उसमें आप पैसे जोड़ते चले जाते हो और फ्यूचर में फिर उसको यूज कर लेते हो। तो सिमिलरली बिजनेस में भी प्रॉफिट का एक हिस्सा अलग रख लेते हैं जो कहलाता है प्रोविजंस या फिर रिजर्व। अब इन दोनों का जो ऑब्जेक्टिव होता है, यानी रखने का जो पर्पस होता है वो डिफरेंट होता है, उसी के बेसिस पर इसके नाम है। तो ये क्या होते हैं और ये कितने तरह के होते हैं, ये सब आप इस चैप्टर में पढ़ोगे, और ये पूरा का पूरा थ्योरिकल चैप्टर है। फिर उसके बाद आप पढ़ोगे कि कैपिटल एंड रेवेन्यू रिजर्व्स क्या होते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट टर्म है, ये आप अच्छे से पढ़ोगे। फिर आ जाता है ट्रायल बैलेंस। देखिए आपने अब तक पूरी अकाउंटिंग कर ली अपने सिलेबस में और आपने देख लिया कि बुक्स को कैसे बनाते हैं, बिजनेस के लेन देनों को कैसे लिखते हैं, लेकिन क्या ये हमेशा सही होगा? नहीं, कई बार कोई गलती भी हो सकती है। तो ट्रायल बैलेंस यही देखने के लिए बनाया जाता है कि क्या अकाउंटिंग में हमसे कोई गलती तो नहीं हुई है। ये इसी तरीके का एक स्टेटमेंट होता है। यहाँ पर एक तरफ आपके डेबिट बैलेंस के अकाउंट का बैलेंस लिख लिया जाता है और एक तरफ आपके क्रेडिट बैलेंस का अकाउंट लिख लिए जाते हैं। अगर आपके दोनों का टोटल मैच कर रहा है तो इसका मतलब यह है कि आपने अकाउंटिंग में कोई भी गलती नहीं की है, और अगर ये मैच नहीं होता है तो फिर आप कहीं ना कहीं अकाउंटिंग में गलती है, और फिर उस गलती को हम सुधारने की कोशिश करते हैं, जो कि हम पढ़ेंगे एरर्स में, कि क्या गलतियां हुई हैं, कौन कौन सी गलतियां होती हैं, कैसे हम उसको सुधार सकते हैं, और वो पढ़ोगे आप रेक्टिफिकेशंस ऑफ एरर्स में। उसके बाद आता है आपका मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट जो कि है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग सीखने के लिए ही आपने अभी तक पार्ट ए पढ़ा था। अगर बिजनेस में आपको निकालना है किसी भी पर्टिकुलर बिजनेस का प्रॉफिट या फिर लॉस, तो आप पार्ट ए को पढ़े बिना उसको नहीं निकाल सकते हो। यानी पहले आपको पार्ट ए में उसका प्रोसीजर पढ़ना होगा, क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है वो पढ़ना होगा,
तब जाकर आप किसी भी बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस निकाल सकते हो। और वो कैसे निकालना है, वो ही आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग में पढ़ोगे। तो बिजनेस कई तरह के होते हैं। एक होता है कि एक अकेला व्यक्ति चलाता है, फिर होता है कि पार्टनर्स मिलके चलाते हैं, फिर होता है कि बहुत सारे व्यक्ति उसमें इंक्लूडेड होते हैं और वो बन जाती है कंपनी, जैसे कि रिलायंस कंपनी, टाटा कंपनी, एटसेट्रा। तो सबके जो फाइनल अकाउंट बनाने का जो तरीका होता है ना, जो मेथड्स होते हैं, वो अलग अलग होते हैं। अब क्योंकि आप क्लास 11th में हो, तो सबसे इजी से आप स्टार्ट करोगे, यानी सिर्फ और सिर्फ सोल प्रोप्राइटरशिप, यानी किसी बिजनेस को अगर एक व्यक्ति ही चला रहा है तो उसका आप प्रॉफिट एंड लॉस कैसे निकालोगे। तो इसमें आप पढ़ोगे कि इसका मीनिंग क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, रेवेन्यू एंड कैपिटल रिसीट्स क्या होती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिना इसको समझे आप कभी भी इस अकाउंट को नहीं बना सकते हो। जैसे सीट्स होती है, यानी क्या क्या आई हुई, इसी तरह से खर्चे भी होते हैं। तो रेवेन्यू खर्चे क्या होते हैं और कैपिटल खर्चे क्या होते हैं, और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी होता है, ये भी आप पढ़ोगे। अब जब फाइनल अकाउंट बनाते हो तो इसमें 3 तरह के बनते हैं, एक तो ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और इसके बाद बनता है बैलेंस शीट। तो ये तीनों आप इसमें बनाना सीखोगे। इसके अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशन आप इस पूरे चैप्टर में सीखोगे। तो यहाँ पर ये चीज खत्म हो जाती है। फिर एक लास्ट में एक छोटा सा चैप्टर और बचता है, जिसको हम बोलते हैं इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट करना है। यानी अगर कोई ऐसा बिजनेस है जिसकी रिकॉर्ड प्रॉपर तरीके से नहीं है, जैसे कोई डॉक्टर की दुकान हो गई, वो ज्यादा अपना बुक्स नहीं मेंटेन करता है, सिर्फ जो पेशेंट्स आए उससे कितना कैश आया वही रिकॉर्ड करता है, तो इस तरीके इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स अगर कोई रखता है बिजनेस, तो उससे कैसे हम फाइनल अकाउंट्स बनाएंगे। तो इसमें फाइनल अकाउंट ना बनकर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड बनता है। तो इसका प्रोसीजर क्या होता है, क्या मेथड होते हैं, वो आप इसमें पढ़ोगे। और एक जो कन्वर्जन मेथड है वो आपके सिलेबस में नहीं है, अगर आपकी बुक में है तो आपको ये नहीं करना है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, और जल्दी ही 11th की जो सब्जेक्ट्स की वीडियो है वो स्टार्ट हो जाएंगी। उसके लिए आपको क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ ही साथ दबाना है बेल आइकन का बटन, जिससे कि आपको सभी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।